नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं जिसमें अंग्रेज़ों की नीतियाँ क्या रही है भारत में। इसमें हम अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ पढ़ चुके हैं, वेल्थ ट्रेंड पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि अंग्रेज़ों की भू-राजस्व नीतियाँ कैसी थी। अंग्रेज़ों की भू-राजस्व नीतियों में या ब्रिटिशर्स की भू-राजस्व नीतियाँ जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो रहा था, उस समय की अगर आप स्थिति देखोगे तो यहाँ पर जो सरकारें होती थी, उनकी आय का जो सबसे बड़ा स्रोत होता था, वो भू-राजस्व होता था। व्यापार पर चुंगी वगैरह लगती थी, लेकिन जो सरकार की इनकम होती थी वो भू राजस्व होता था। और अंग्रेजों ने बंगाल और दक्षिण भारत में इधर धीरे-धीरे इनने कब्जा शुरू किया। सरकार की अगर बात करें तो बंगाल से स्टार्ट हुई है। जब प्लासी और बक्सर की लड़ाई खत्म होती है, उसके बाद वहाँ पर इनको दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, फिर निजामत के अधिकार खरीद लेते हैं। 1772 ईस्वी में जो राजस्व व्यवस्था है, इसमें परिवर्तन होता है। 1772 से और द्वैत शासन को समाप्त करके इजारेदारी व्यवस्था शुरू की गई। इसमें जो सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले व्यक्ति होते थे, उसको राजस्व वसूली का एक तरह से ठेका मिल जाता था। वारेन हेस्टिंग ने इस वार्षिक बंदोबस्त को 5 साल के लिए कर दिया। ये 1772 में किया गया 5 साल के लिए, लेकिन इसमें कुछ नुकसान दिखे उनको तो 1776 में इसको समाप्त कर दिया गया। 1772 से लेकर 1776 ईस्वी तक इसको 5 साल के लिए किया गया था, लेकिन 76 में इसको समाप्त कर दिया, इसको आगे नहीं बढ़ाया गया फिर। इसके लिए एक अमीनी आयोग बना था 1776 में। स्थायी बंदोबस्त का जो ये प्लान है, इसका जो विचार है, ये सबसे पहले फिलिप फ्रांसिस ने दिया था और इसको जो लागू करने वाला व्यक्ति है वारेन हेस्टिंग्स, ये इसके खिलाफ था। बंदोबस्त जो होता है स्थायी बंदोबस्त, इस व्यवस्था के खिलाफ था। 1790 ईस्वी में कार्नवालिस ने 10 साल के लिए बंदोबस्त लागू किया और 1793 में 93 में इसको स्थायी कर दिया गया। अब इसको इसका जो नाम है वो स्थायी बंदोबस्त हो गया। तो कार्नवालिस ने इसको 1790 में 10 वर्ष के लिए लागू किया और 93 में इसको स्थायी कर दिया। अब ये स्थायी बंदोबस्त हो गया। स्थायी बंदोबस्त में जो ये एग्रीमेंट होता था एक तरह से सरकार का, स्थायी बंदोबस्त जिसको कहा गया है, ये जमींदारों के साथ किया गया है। इसमें जो किसान होता था उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं। तो जमींदारों से ये एग्रीमेंट हुआ है बंदोबस्त। इसमें जमींदारों को भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार मिला और भूमि स्वामी भी जमींदारों को ही मान लिया गया। इसके लिए स्थायी बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया था और इसमें जमींदारों को भूमि स्वामी जमींदार को ही मान लिया गया। इसलिए स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था भी कहा गया, मालगुजारी व्यवस्था भी कहा गया, इस्तमरारी या विस्वेदारी व्यवस्था भी कहा गया। ये सारे नाम स्थायी बंदोबस्त के हैं। जमींदारों को भूमि का स्वामी माने या सरकार को भूमि का स्वामी माने, इसको लेकर के जो अंग्रेज राजस्व अधिकारी थे इनमें मतभेद थे। तो एक तो इसमें थे जेम्स ग्रांट। इन्होंने भूमि मालिक सरकार को माना है कि सर भूमि जो है वो सरकार की है। हालांकि जेम्स ग्रांट ने स्थायी बंदोबस्त का भी विरोध किया था, जबकि जॉन शोर ने जमींदारों को भूमि का स्वामी माना है और कार्नवालिस ने भी इसी को स्वीकार किया है। फिर जॉन शोर क्या मानते हैं कि जमींदार भूमि के स्वामी है।
जमींदार भूमि स्वामी है, जबकि जेम्स ग्रांट क्या मानते हैं कि भूमि का मालिक सरकार है। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में जमींदार भू राजस्व की उगाही करते थे और जो राजस्व मिलता था उसका 1/11 भाग अपने पास रखते थे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि ये उनका कमीशन था और बाकी जो 10/11 भाग होता था वो कंपनी को जमा करवाना होता था। तो 1/11 भाग यानी कि 9% तो जमींदार खुद रखेगा। ये लगभग में है। और 10/11 भाग यानी कि 90% के लगभग। तो 9% तो रखेगा जमींदार और 91% मिलेगा सरकार को। ये इसमें स्थायी बंदोबस्त में ये व्यवस्था होती है। इसमें भू राजस्व जमा करने की एक तिथि निर्धारित होती थी। इस तिथि को आपको भू राजस्व जमा करना होता है और इस निर्धारित तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले जो जमींदार होता था उसको भू राजस्व जमा करवानी होती थी। नहीं तो फिर क्या होगा, जमींदारी जब्त कर लेंगे और उसको नीलाम कर देंगे। इस जो कानून, ये जो व्यवस्था है, सूर्यास्त से पहले आपको भू राजस्व जमा करवानी, इसको सूर्यास्त का कानून कहा जाता है। सनसेट लॉ 1794 का है। इस जो जमींदारी जब्त की गई थी इसको फिर से नीलाम कर दिया जाता था। जो फिर सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो जमींदारी मिल जाएगी। तो इस तरह से ये जमींदारी या राजस्व वसूली व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के रूप में थी। ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, कर्नाटक का कुछ उत्तरी क्षेत्र, इस एरिया में लागू थी। तो ये जो ब्रिटिश भारत था, यानी कि भारत का वो हिस्सा जो अंग्रेजों के कंट्रोल में था या कंपनी के अंडर में था, प्रशासन में था, उस पूरे ब्रिटिश भारत का लगभग 19% भाग पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि ये जो राजस्व व्यवस्था है किसने लागू करी, इस समय गवर्नर कौन था, कितने क्षेत्र पर लागू थी, किस किस क्षेत्र में लागू थी। ये इसी टाइप के प्रश्न इनसे पूछते हैं। कौन इससे संबंधित था, कौन इसके खिलाफ था, कौन समर्थक था, यही प्रश्न सब पूछे जाते हैं। अब इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो कार्नवालिस का मानना था कि जो जमींदारी व्यवस्था है इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी बनाया गया, तो ये जमींदार इस भूमि का विकास करेंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? जमींदार एक तरह से खाली कमीशन एजेंट बन गए, क्योंकि भूमि नीलाम होती थी, उसको खरीदते और जो छोटे जमींदार टाइप के लोग होते हैं, जो दलाल टाइप के लोग होते हैं, उनको रीसेल कर देते थे जमींदारी। राजस्व उगाही की जो व्यवस्था, जो उनको लाइसेंस पट्टा जो भी मिलता था उसको वो वापस बेच देते थे, कुछ अपना हिस्सा काट के। तो इसमें क्या हुआ कि एक तो इसमें बिचौलियों की एक चेन बन गई। एक जमींदार ने जमीन का एक हिस्सा खरीदा राजस्व वसूली के लिए, जिले के जिले खरीद लेते थे वो। अब वो अकेला तो राजस्व वसूल कर नहीं पाएगा। ये क्या करेगा कि ये अलग अलग जमींदारों को ये बेच देगा जमींदारी। मान लीजिए कि इनको 1,000 रुपए कंपनी को देना है, तो ये क्या करेंगे, 1,200 रुपए में इसकी जमींदारी बेच देंगे। 300 रुपए इससे लिए, 300 इससे लिए, 300 इससे लिए, 300 इससे लिए, 1,200 रुपए ले लिए, 1,000 रुपए कंपनी को दे देंगे, 200 रुपए का कमीशन इसका हो गया। अब ये व्यक्ति जिसने 300 रुपए में जमींदारी खरीदी, ये भी दूसरे को बेच रहा है। 100-100 रुपए में 4 जने को बेच दी, 300 रुपए जमींदार को दे दिए, 100 रुपए अपने पास रखे। इस तरह से ये बिचौलियों की एक चेन बन गई।
और जो वास्तविक जमींदार था वो तो है ही नहीं, उपस्थित ही नहीं है, जिसको एब्सेंट लैंडलॉर्ड कहा गया है। और ये लोग जो दलाल लोग होते थे, ये बिचौलिया जिनको कहा गया है, जिनको जमींदारी रीसेल कर दी गई है, इनको जमींदारी का राजस्व वसूली का काम सौंप देते थे। तो इस तरह से एब्सेंट लैंडलॉर्ड की स्थिति आ गई कि भूमि का मालिक तो है लेकिन वो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित भूमि मालिक या अनुपस्थित जमींदार कह सकते हो आप। कंपनी को क्या फायदा हुआ इससे? कंपनी के लिए एक तो उनका एक स्थायी और निश्चित आय का एक स्रोत तैयार हो गया। स्थायी बंदोबस्त था, तो राजस्व तो स्थायी हो गई उनकी कि मुझे इतने रुपए राजस्व में चाहिए, ये जमींदारी नीलाम हो गई तो निश्चित मिल गया। और स्थायी ऐसे है कि राजस्व भू राजस्व कभी समाप्त होनी नहीं, हर साल मिलेगी, तो निश्चित और स्थायी उनकी इनकम का एक स्रोत तैयार हो गया। और स्थायी बंदोबस्त में ये तो तय हो गया कि इतना हिस्सा आप कंपनी को मिलेगा इस साल राजस्व के रूप में। दूसरा ये हुआ कि जमींदार कंपनी के लिए एक वफादार वर्ग के रूप में सामने आया। भाई कंपनी ने किसी जमींदार को भूमि दी है जमींदारी के लिए, तो उसको किसानों से कोई लेना देना नहीं, किसानों का तो वो शोषण कर रहा है, लेकिन वो कंपनी का भक्त बन गया, कंपनी का वफादार बन गया। और यही वफादारी 1857 की क्रांति में भी दिखाते हैं। फिर जमींदारों को भूस्वामी मान लेने के साथ ही उन्हें जो उनकी जमींदारी थी, जो जागीर थी, उसको हस्तांतरण करने का अधिकार भी मिल गया। मतलब ये है कि किसी स्थान का मालिक, या मालिक तो नहीं कह सकते उसको, मालिक उसको माना गया है कि इस भूमि का मालिक है, लेकिन जो नीलामी में खरीद रहा है वो मालिक है। जिसने उस नीलामी में बोली लगाकर उस जागीर को खरीदा है, यदि वो नहीं है, मतलब मर गया या कुछ भी हो गया, उसकी जो जागीर है वो उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी, अनुवांशिक अधिकार हो गया है। इसके अलावा इसमें क्या हुआ कि भूमि विवाद भी बहुत बढ़े, क्योंकि जमींदारों की एक लाइन बन गई थी, चेन, और अगर इस तरह से उत्तराधिकार की समस्या आएगी तो विवाद बढ़ने लगे। किसान जो है वो जमींदार की कृपा पर निर्भर हो गए थे। एक तो ये था कि लगान मनमाना वसूलते थे, बहुत ज्यादा था, और हर जमींदार चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा भू राजस्व वसूले ताकि ज्यादा फायदा हो। दूसरा यह था कि किसान कभी भी बेदखल किया जा सकता था, क्योंकि वो तो भूमि का मालिक था नहीं। तो किसान मालिक नहीं था, उसको कभी भी हटाया जा सकता था। इससे क्या हुआ कि एक तो उनको ज्यादा लगान देनी पड़ रही, मनमानी लगान वसूली हो रही। अगर लगान नहीं दे पा रहे तो आपको भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था ऐसी है कि आपको या तो आप कर्ज लेके लगान भरो, या आप बेरोजगार हो जाओ। जमीन नहीं है तो आप क्या करोगे, फिर मजदूर बन जाओगे। तो जो जमीन के मालिक जो किसान था, वो धीरे धीरे उस जमीन पर मजदूर बन गया वो, क्योंकि मालिक तो जमींदार बन गया। तो जो किसान उस पर खेती कर रहा था वो धीरे धीरे सिर्फ एक मजदूर मात्र रह गया। इस व्यवस्था का राजा राम मोहन राय, जोनाथन डंकन, रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया, इन्होंने कि ये अच्छी व्यवस्था है। रमेश चंद्र दत्त ने तो ये माना था कि जो स्थायी बंदोबस्त है, ये व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा किए गए कार्यों में सर्वाधिक बुद्धिमत्तापूर्ण और सफलतम कार्य है। ये रमेश चंद्र दत्त ने कहा है। इनके बारे में हमने वेल्थ ऑफ ड्रेन में पढ़ा है थोड़ा। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। दूसरी व्यवस्था इसमें थी रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या होता था? रैयतवाड़ी में रैयत का मतलब होता है किसान, किसान को रैयत कहा जाता है। और ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है, ये थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने ये व्यवस्था बनाई थी। इसमें भूमि स्वामी किसान या रैयत को माना जाता था, और किसान सीधे कंपनी को जो भू राजस्व होता था, लगान होता था, वो अदा करता था। और इस राजस्व को इकट्ठा करता था कलेक्टर। कलेक्टर मतलब ये आज का कलेक्टर नहीं है, उस समय जो लगान इकट्ठा करता था, इकट्ठा करना मतलब क्या होता है, कलेक्ट करना।
तो जो कलेक्ट करता था उसको कलेक्टर कहा जाता था उस समय। आज भी ये रोल है, अगर कलेक्टर को आप देखोगे तो ये रेवेन्यू ऑफिसर होता है। इसमें लगान की राशि निश्चित नहीं होती थी। 33% से लेकर 55% तक लगान की दर होती थी इसमें। सबसे पहले कैप्टन रीड ने 12 महल में इसको लागू किया था 1792 ईस्वी में। सत्रह सौ बानवे में सबसे पहले लागू हुआ था ये 12 महल। ये जिला है तमिलनाडु का। यहाँ पर इसको लागू किया था। लागू करने वाला था कैप्टन रीड। इसने इसको सबसे पहले लागू किया था। फिर 1820 में इसको पूरे मद्रास में लागू किया गया था, इसी रैयत वाली व्यवस्था को। और इसी समय में लगभग 1819-20 के आसपास इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू किया था एल्फिंस्टन ने। तो एल्फिंस्टन इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लागू करते, मतलब मद्रास और बम्बई दोनों क्षेत्रों में रैयत वाली व्यवस्था थी। तो ये भी ध्यान रखना, एल्फिंस्टन। एल्फिंस्टन, इन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको लागू किया था। दो लोग और, जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ, ये भी बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संबंधित है और रैयत वाली व्यवस्था से जुड़े हुए थे। इन्होंने बॉम्बे सर्वे सिस्टम दिया था, जी विनगेट और गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ, इन्होंने बॉम्बे सर्वे सिस्टम दिया था। बॉम्बे सर्वे सिस्टम का जनक कहा जाता है इन दोनों को। मद्रास, बम्बई, इसके अलावा पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, सिंध, इस क्षेत्र में ये व्यवस्था लागू थी। ब्रिटिश भारत की अगर बात करें तो लगभग 51% भाग पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में किसान खुद राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन अनिश्चित और ऊंची दर होने के कारण कई बार उसे महाजनों से ऋण लेना पड़ता था, क्योंकि एक तो निश्चित दर नहीं थी, मर्जी चाहे इतनी आप राजस्व की दर रख सकते हो, और दूसरा ये कि दर ऑलरेडी हाई थी। अब उसको वो चुकाने के लिए जो जमींदार वर्ग होता था, जमींदार नहीं कह सकते आप, जो महाजन होते, जो ब्याजखोरी का काम करते थे या जो पैसे उधार देते थे ब्याज पर, उनसे वो ऋण लेता था। अब वो ऋण दे रहा है तो बदले में वो भी कुछ लेगा, तो वो अपनी जो जमीन होती थी वो वहां गिरवी रख देता था और फिर कभी उसको छुड़ा ही नहीं पाता था। तो वही स्थिति जो स्थायी बंदोबस्त में थी कि किसान अब अपनी भूमि पर मजदूर हो गया। तीसरी व्यवस्था इसमें थी महालवाड़ी व्यवस्था। महाल का मतलब होता है गांव। पूरे गांव को एक इकाई मान लिया गया। तो 1819 में महालवाड़ी व्यवस्था, इसका प्रस्ताव होल्ट मैकेंजी देता है। होल्ट मैकेंजी, ये नाम याद रखने, क्योंकि परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न बनते हैं कि ये किस, इससे संबंधित कौन है। आर मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में जो भूमि कर व्यवस्था है उसका प्रवर्तक माना जाता है।
इन्होंने उत्तर भारत में, किसने, मार्टिन बर्ड ने महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत करी थी। ये प्रश्न पूछा गया है। कि महालवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है, प्रवर्तक कौन है, या उत्तर भारत में भू राजस्व व्यवस्था का प्रवर्तक कौन है? ये मार्टिन बर्ड है, और ये जुड़े हुए थे महालवाड़ी व्यवस्था से। महालवाड़ी व्यवस्था में राजस्व का भुगतान पूरा गांव मिलकर के करता था। गांव का जो मुखिया होता था वो इसको संचालित करता था, यानी कि मुखिया डिसाइड करेगा कौन कितनी लगान अदा करेगा, और उसको इकट्ठा भी वही करता था। इस व्यवस्था में, या इस व्यवस्था को मध्य प्रांत और बरार में मालगुजारी कहा जाता था, मालगुजारी व्यवस्था, और अवध में इसको तालुकादारी कहा जाता था। इस व्यवस्था में यह था कि जब तक किसान लगान देता था, भूमि का मालिक किसान ही था। लगान तो पूरा गांव मिल के दे रहा है, लेकिन जो किसान लगान दे रहा है उस जमीन पर, जिस जमीन का वो लगान दे रहा है, उसका मालिक किसान ही है। और जब लगान नहीं दे पाता था तो उसको मुखिया द्वारा भूमि से बेदखल किया जा सकता था। मतलब उस गांव के किसानों का एक लीडर होता था, मुखिया, वो तय करता था कि किस जमीन का मालिक कौन है, और इस कैसे तय होता था कि वो किसान वहां से राजस्व दे रहा है। अगर कोई किसान नहीं दे पा रहा है राजस्व, तो वो मुखिया तय करता था कि क्या किया जाए, इसकी लगान हम मिल करके भरे या इसको जमीन से बेदखल कर दें। बेदखल से मतलब ये है कि जो राजस्व भर पा रहा है उसके पास वो जमीन रहेगी, सीधी सी बात है। किसान चाहे तो वो अपनी भूमि, जो जिस प्रकार वो राजस्व दे रहा था और जिसका उसको मालिक माना गया था, उसको वो बेच भी सकता है। तो अगर आप पहले जमाने में देखोगे तो बहुत सारी जमीनें केवल लगान के एवज में ही बिक गई थी। किसान लगान ही नहीं भर पाता था, तो फिर दूसरा व्यक्ति आता था, वो बोलता था मैं भर देता हूँ लगान, तो उस जमीन का मालिक लगान भरने वाला हो जाता था। ऐसा आप अपने दादा परदादाओं से अगर सुनोगे, परदादा तो नहीं मिलेंगे, दादा मिल सकते हैं आपको, तो बताएंगे कि ये जमीन सिर्फ लगान के एवज पे ही मिली हुई है। गांव में से किससे आपको मिल जाएंगे। महलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व की दर लगभग 66% थी, और स्टार्टिंग में तो ये 80% तक थी, लेकिन विलियम बेंटिक ने इसको 80% से 66% किया। और ये जो 66% थी, ये भी अनुमान के आधार पर होती थी कि कौन कितनी देगा लगान, किस गांव से कितना राजस्व चाहिए, एक अनुमान से बता देते थे कि इस महाल से इतना हमको राजस्व चाहिए। और वहां महाल में भी ये होता था कौन किसान कितनी देगा, सब अनुमान पर ही चल रहा था। शुरुआत में तो इसको अवध और आगरा में लागू किया गया था, लेकिन फिर बाद में मध्य प्रांत, पंजाब, उत्तर पश्चिम प्रांत, इधर भी इसको लागू किया गया। और इस व्यवस्था में जो ब्रिटिश भारत था उसकी 30% भूमि इस महलवाड़ी व्यवस्था में थी। उत्तर पश्चिम प्रांत में जेम्स थॉमसन, ये वहां का गवर्नर था, इसने इसको लागू किया था। इसलिए इस व्यवस्था को उस एरिया में, कहां पर, उत्तर पश्चिम प्रांत में थॉमसोनियम बंदोबस्त कहा गया। जेम्स थॉमसन था वो। ये उत्तर पश्चिम प्रांत का गवर्नर था, वहां पर इसने व्यवस्था लागू करी, इसलिए इसको वहां पर थॉमसोनियम बंदोबस्त कहा गया। ये उत्तर पश्चिम प्रांत में था। अब इन ब्रिटिश ब्रिटिश या कंपनी का कह लो आप, अंग्रेजों का कह लो, इन ब्रिटिश नीतियों का कृषि पर प्रभाव क्या पड़ा? तो एक तो सबसे पहले तो यह था कि लगान बहुत ज्यादा थी, इससे किसानों की स्थिति और खराब हो गई। पूरी कृषि व्यवस्था समाप्त हो गई इन अंग्रेजों की राजस्व नीति के कारण। और एक ये था कि अनाज की जगह पर व्यावसायिक फसलों का उत्पादन बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया गया कि आप कपास बो, नील बो, जूट बो, गन्ना बो। तो जो अनाज होता था उसका उत्पादन कम हो रहा है, और जिसको आप नकदी फसलें कहते हो या व्यावसायिक फसल कहते हो, इसका उत्पादन, मतलब उसका रकबा बढ़ गया। उत्पादन तो कोई खास था नहीं, लेकिन रकबा बढ़ गया। मतलब आप जिस खेत में आपको अनाज बोना है उसमें आप अनाज नहीं बो पा रहे हो, आप नील बो रहे हो।
तो आप अगर आगे हम पढ़ेंगे उसमें कि 3 कटिया पद्धति वगैरह, इस तरह से बहुत सारा शोषण हुआ किसानों का। और किसान जो अनाज उगा रहा है उसको भी राजस्व के रूप में जब्त कर लिया जाता था और एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। मतलब आपके पास खाने का है या नहीं है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। तो कई बार ऐसी स्थिति आती थी कि यहाँ पर खाने के लिए अनाज ही नहीं है लोगों के पास, तो भुखमरी, गरीबी, अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी और राजस्व चुकाने के चक्कर में किसान कर्जदार हो गए। जमींदार, साहूकार, ये जो लोग होते थे, किसानों की जमीन इनके पास चली गई, क्योंकि किसान राजस्व भर नहीं पा रहा है। अगर नहीं राजस्व भरेगा तो जमींदार उसको जब्त कर लेगा, अगर भरना है तो साहूकार से ऋण लेगा, तो या तो साहूकार को दे देगा या जमींदार को दे देगा। तो किसान इस चक्र में फंस गया। और गांव में क्या होता था कि कृषि और कृषि उत्पादन के आधार पे कुटीर उद्योग भी चलते थे। जैसे कपास उग रही है तो वहीं पर उसका कपड़ा बन रहा है, जो है अगर उत्पादन हो रहा है तो उसी का वहीं पे थैला बोरा वगैरह बन रहा है। नील अगर उत्पादन हो रहा है तो वहीं पे कपड़ों की रंगाई हो रही है। गन्ना है तो वहीं पे शक्कर बन रही, गुड़ बन रहा है। तो गांव में कृषि पर आधारित ये छोटे छोटे उद्योग चलते थे। तो इन अंग्रेजों की व्यवस्था के कारण क्या हुआ कि आप जो है कपास से कपड़ा नहीं बना सकते, आप सीधा कपास बेचो, क्योंकि लगान ही इतनी थी, राजस्व इतना था कि किसान उसको रख ही नहीं पाता था। तो वो अंग्रेजों को कच्चा माल एक तरह से दे दिया गया। अब भारत क्या है, भारत से कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जाता था, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्रांति हो गई, वहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी है। तो जो भारत किसी समय तैयार माल को दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता था, वो अब कच्चे माल की आपूर्ति कर रहा है। और बाहर से यूरोपियन देशों से, इंग्लैंड से, वहां पर जो माल तैयार हो रहा है उसका उपभोक्ता बन गया। क्यों बन गया उपभोक्ता? क्योंकि यहाँ पर तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग है नहीं, यहाँ कपड़ा बन नहीं रहा है, सारा कच्चा माल इंग्लैंड जा रहा है और वहां से कपड़ा तैयार होके आ रहा है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ कपड़ा बना भी रहा है तो उसकी कास्ट इतनी आ रही है कि जो वहां से विदेश से कपड़ा आ रहा है वो और सस्ता पड़ता है, यहाँ का महंगा पड़ता है। तो लोग यहाँ का खरीदने की बजाय वहां का खरीदेंगे। देशभक्त तो है ही सही भारत के लोग। इसके अलावा वो फैक्ट्री में कपड़ा बन रहा है तो उसका धागा थोड़ा महीन होता है, फिनिशिंग अच्छी होती है, दिखने में अच्छा होता है। खादी थोड़ी दिखने में मोटा कपड़ा और इतना फिनिशिंग भी नहीं था, तो लोग उस कपड़े को खरीद रहे हैं। फिर एक समस्या हो रही थी कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रही, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही और जो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग थे, ये समाप्त हो रहे। काम का जो सारा दबाव था वो खेती पर आ गया। अब लोग उद्योग धंधे करने की बजाय खेती करने लगे। जैसे आज आप देखोगे तो लोग को नौकरी चाहिए, चाहे वो 10-15 हजार की नौकरी हो। हर किसी व्यक्ति को नौकरी करनी, वो खेती नहीं करना चाहता है, वो कोई उद्यम नहीं लगाना चाहता है, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है। वो सीधा सा 1 महीने नौकरी करेगा, महीने के आखिर में उसको तनख्वाह चाहिए बस। तो उस समय भी ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि अब लोग बेरोजगार हो गए, काम व्यवसाय नहीं है, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग नहीं है, तो सारा दबाव खेती पर आ गया। अब सब लोग खेती में काम करने लग गए, तो काम करने वाले ज्यादा हो गए और काम है नहीं। इससे बेरोजगारी और जो मजदूर वर्ग था इसकी संख्या बढ़ने लग गई। इन सब का प्रभाव आर्थिक रूप से क्या पड़ा था, ये तो हम अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों में पढ़ चुके हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ा था। तो आप उन क्लासों को इससे पहले देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगा अच्छा, क्योंकि हमने अंग्रेजों की आर्थिक नीतियाँ पढ़ ली, पूरी आर्थिक नीतियाँ, धन निकासी वगैरह सारा हम पढ़ चुके हैं। इस क्लास में ये था कि अंग्रेजों की राजस्व नीतियाँ क्या थी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, आपकी परीक्षाओं में उपयोगी होगी। मिलते हैं इसी तरह की अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।